विराट व्यक्तित्व के स्वामी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे न सिर्फ एक लेखक बल्कि एक क्रांतिकारी विद्रोही सैनिक के साथ साथ एक संपादक भी थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। छायावादी युग के समापन के बाद अज्ञे का हिंदी साहित्य में आगमन हुआ। इन्होंने प्रगतिवादी कविता को एक नया रूप दिया जो आगे चलकर प्रयोगवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। अज्ञे के व्यक्तित्व और कृतित्व पर और अधिक विस्तार से चर्चा के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर उर्वशी। ये रांची विमेंस कॉलेज में हिंदी विभाग की हिंदी की प्राध्यापक है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और इनके साथ है डॉक्टर किरण तिवारी, ये भी रांची विमेंस कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापक है। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले किरण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अज्ञे को हिंदी साहित्य में उनके किस योगदान के लिए जाना जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इनके बहुत सारे योगदान हैं हिंदी साहित्य में। ये निश्चित रूप से एक सफल वक्ता हैं, सफल कहानीकार के रूप में हैं, सफल उपन्यासकार के रूप में हैं। इनके निबंध जो हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं हिंदी साहित्य में। लेकिन अगर हम योगदान की बात करेंगे तो अज्ञे का बहुत बड़ा योगदान वाद के प्रवर्तन में है। यानी प्रगतिवाद जिस समय था, अज्ञे जिस समय रचनारत थे, उस समय इनकी कविताओं के ऐसे विशेष गुण थे जो जिन्होंने प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता के रूप में अज्ञे को खड़ा किया। यानी अज्ञे प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता के रूप में, नई कहानी के पुरस्कर्ता के रूप में विशेष रूप से जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में। अज्ञे की लेखनी की क्या विशेषता थी जो उन्हें अन्य लोगों से अलग करती है? अज्ञे जी की विशेषता ये है कि वो अस्तित्ववादी लेखन में यकीन रखते थे। उनकी रचनाओं में आप देखेंगे, जैसे आप असाध्य वीणा देखें, उसमें वो अस्तित्ववादी दर्शन पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रकाश डालते हैं। एक जापानी पुरा कथा है जिस पर आधारित ये असाध्य वीणा रची गई है। इस रचना में आप देखेंगे कि अस्तित्ववाद किस तरह से उभर कर सामने आता है। आप इसमें जब प्रियंवद को देखें, केशकम्बली, वो जब वीणा को साधता है तो उसका अपना अस्तित्व जागृत होता है वहाँ। अज्ञे की लेखनी ने पहली बार यहाँ पर ये असाध्य वीणा के माध्यम से मैं बतलाना चाहती हूँ कि पहली बार उन्होंने ऐसा काव्य के माध्यम से दर्शाया कि आप व्यक्ति का महत्व कितना है। आप तब तक विद्या को साध नहीं सकते, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक आप अपने अंदर अपने अस्तित्व को नहीं पहचानते, अपने स्वयं को नहीं पहचानते। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि अज्ञे का नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है और उनको अज्ञे नाम दिया हमारे कथा सम्राट प्रेमचंद ने। तो ये अज्ञे नाम जो उन्हें मिला, उन्होंने अपनी रचना भेजी थी ज्ञानेंद्र जी को, और ज्ञानेंद्र जी को छपने के लिए जो रचना भेजी वो रचना उन्होंने बिना नाम की भेजी। तो जब छपने को आई तो वहाँ पूछा गया कि ये रचना किसने भेजी है, इसका लेखक कौन है, कैसे छापा जाए। तो जब लेखक का नाम ही नहीं था तो वहाँ पर प्रचलित हो गया कि अब इनका नाम अज्ञे कर दिया जाए, और उस वक्त से ही उन्होंने अज्ञे के नाम से प्रसिद्धि पाई। और जो इनके योगदान की जब हम बात करें तो शेखर एक जीवनी को भी नहीं भूल सकते। शेखर एक जीवनी आप बोल सकते हैं मील का पत्थर है हिंदी साहित्य में। उस वक्त जब 1941 में जो पहला भाग ये प्रकाशित हुआ और इसका दूसरा भाग 44 में प्रकाशित हुआ, उन दोनों ही भाग को आप जब देखेंगे तो एक नई कृति आपको वहाँ पर दिखेगी जो उसके पहले नहीं रची गई थी। असाध्य, यही उनकी लिखने की विशेषता है। हाँ। जैसे अभी आपने असाध्य वीणा की बात की, तो असाध्य वीणा का एक सार है कि उसमें अज्ञे ने क्या कहना चाहा है, पाठकों से क्या कहने की कोशिश की? असाध्य वीणा के माध्यम से, जैसा मैंने कहा कि अस्तित्व को पहचानना, पहले हम स्वयं को पहचानेंगे, हमारे भीतर क्या है। वो प्रियंवद जब वीणा से आत्मसात कर पाता है, उस वीणा की लकड़ी से आत्मसात कर पाता है, उस पेड़ से आत्मसात कर पाता है कि मैं उस पेड़ से अपना जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ। वो पेड़ जो है वो हमारा अपना है। जब उसके अस्तित्व से वो अपने अस्तित्व को मिला पाता है, इसी को अस्तित्ववादी दर्शन भी कहा जाता है कि जब वो अपने अस्तित्व को जब तक हम नहीं पहचानते, स्वयं को नहीं पहचानते, तब तक हम ये दावा ही नहीं कर सकते कि हम पूरे जगत को पहचान जाएंगे, हम आसपास की चीज़ों को पहचान सकेंगे। स्वयं को पहचान कर अपने अहम को समाप्त करने की ही प्रेरणा अज्ञे ने इस जब आप स्वयं को पहचानते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप पहचानेंगे स्वयं को, हर किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है कि आप स्वयं को पहचानें। जब आप स्वयं को वक्त देंगे तो अपनी गलतियों को भी देखेंगे,
आपको अपनी गलतियाँ दिखेंगी, आपको अपनी अच्छाइयाँ कम दिखेंगी, आपको अपनी बुराइयाँ ज़्यादा दिखेंगी। यही वक्त होता है जब आप खुद को सुधार पाते हैं। जी, यही अज्ञे की लिखने की एक पहचान है और यही जी, पाठकों से उन्होंने जी। कहने की कोशिश की। जी। जी किरण जी, अज्ञे ने जैसे प्रगतिवादी कविता को प्रयोगवाद नाम दिया और नई कविता का प्रवर्तक भी थे, तो इनकी क्या विशेषता थी और कैसे इन्होंने प्रयोगवाद को प्रगतिवादी को प्रयोगवाद में ढाला? अज्ञे ने जो रचनाएं की और प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता के रूप में स्थापित हुए, तो प्रयोगवाद जैसा शब्द से ही, हम नाम से ही समझ पाते हैं इसको, कि इसमें कविताओं के साथ नया नया प्रयोग किया गया। जितने भी कवि उस वक्त हुए, उस दौर में हुए, नए शब्दों का, नए शिल्प विधान का, नई शैली का, नई भाषा का प्रयोग उन्होंने काव्यों में किया और नए उपमान लाए। जैसे अज्ञे ने कहा भी है कि गेय उपमान मैले हो गए हैं, कहीं बासन अधिक रगड़ने से मुलम्मा छूट जाता है, तो देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच। ये अज्ञे की पंक्तियां हैं। तो इसमें अज्ञे ये कहना चाह रहे हैं कि कब तक हम पुरानी घिसी पिटी परंपराओं को, पुरानी भाषा को, पुरानी शैली को, पुराने शिल्प विधान को ढोते चलेंगे। कुछ नया होना चाहिए और इस नए के विधान में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ। लेकिन नई कविता की बात जहाँ तक है, तो नई कविता प्रयोगवाद से अलग है। हालांकि बहुत लोग उसको जोड़कर देखते हैं, लेकिन नई कविता प्रयोगवाद से अलग है। प्रयोगवाद जहाँ नए प्रयोगों की बात करता है, प्रयोगशील कवियों की बात करता है, वहीं नई कविता जो है वो क्षणवाद की बात करता है। वो क्षण भंगुरता में और जीवन के जो हमारा जो अस्तित्व है वो हम आज को जिए, इसमें विश्वास करता है नई कविता। और नई कविता जो आई तो प्रयोगशील कविता के रूप में जो नई कविता आई, तो धीरे 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 उसने अपना जो कविता का चोला था, जैसे मैंने पहले कहा, भाषा हो या शिल्प विधान हो या शैली हो, कहने का तरीका हो या मुक्त छंद की बात हम करते हैं। जो अज्ञे की जितनी भी कविताएं हैं उसमें हम देखते हैं वो निराला की तरह, मुक्त छंद के पुरस्कर्ता तो निराला थे, लेकिन उससे काफ़ी प्रभावित थे और अज्ञे, और उनकी कविताओं में हम साफ इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जितनी भी उनकी कविताएं हैं उस युग की, और अज्ञे के बाद भी जितने प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविताएं की, उसमें उन्होंने कविता का पूरा चोला ही बदल दिया। कविता ऐसे बदल गई कि उसे, जैसे कहते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा उसका रूप बदल गया, और इसलिए लोग उसे कई बार अकविता भी कहने लगे नई कविता के बाद। तो वो अकविता कहलाई। तो ये प्रयोगवादी और नई कविता जो है इस तरह से अस्तित्व में आई। जी। और प्रयोगवाद कविताओं का अज्ञे ने एक संकलन भी निकाला था जिसे तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो इसकी क्या विशेषता थी और इसमें हाँ, कितने कवियों ने योगदान दिया था? तार सप्तक जो 1943 में अज्ञे ने इसका संपादन किया था, इसमें 7 कवियों को उन्होंने शामिल किया था, उनकी कविताओं को शामिल किया था। और तार सप्तक में उन्हीं कवियों को अज्ञे ने शामिल किया जो प्रयोगी थे, जिन्होंने नए नए प्रयोग किए कविता में। जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध हो गए, नेमीचंद जैन हो गए, भारत भूषण अग्रवाल हो गए, प्रभाकर माचवे को आप ले सकते हैं, मतलब हैं तार सप्तक में प्रभाकर माचवे जी, रामविलास शर्मा जी हैं और खुद अज्ञे जी हैं। तो अज्ञे ने बहुत चुन चुन कर तार सप्तक में कवियों को रखा, 7 कवियों का तारामंडलिक बनाया। इनमें वही कवि शामिल हुए जो उस समय स्वनाम धन्य थे। ये कवि जो थे नए नए अपनी कविताओं में प्रयोग किया इन्होंने, और पाठकों के लिए कुछ नया लेकर आए। जब वाद परिवर्तन होता है, जैसे प्रगतिवाद से प्रयोगवाद में आए, उसके पहले छायावाद था, तो कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि होती है कि जब छायावाद से लोग छाया से ऊब चुके थे, तब धीरे धीरे हुआ कि यथार्थ में जीना जो है वही जीना, हमें यथार्थ में जीना चाहिए, और तब प्रगतिवाद आया। और फिर प्रगतिवाद में बहुत ज़्यादा जब यथार्थवादी कविताएं रची जाने लगी, तो वो भी जो है वो त्रासद लोग फील करने लगे, महसूस करने लगे उस समय, और तब फिर ये प्रयोगवाद आया। तो ये जो 7 कवि तार सप्तक में शामिल हुए, ये प्रयोगी कवि थे और नई भाषा, नए शिल्प का इन्होंने प्रयोग किया, इसलिए ये शामिल हुए तार सप्तक में। तो क्या ये कहा जा सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन ही प्रयोगवाद कविता के आंदोलन का घोषणा पत्र साबित हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, प्रयोगवाद भी उसी समय आया था, और प्रयोगवाद के घोषणा पत्र में यही था कि हम नए प्रयोग करें,
जनता कुछ नया चाहती है, पाठक वर्ग कुछ नया चाहता है, कविताओं के साथ वह प्रयोग करना चाहता है। तो इन्हीं प्रयोगी कवियों को शामिल कर नए तार सप्तक का जो प्रयोगवाद है उसका घोषणा पत्र भी जारी हुआ था। जी, उर्वशी जी, अज्ञे के पारिवारिक पृष्ठभूमि का उनके व्यक्तित्व के विकास में क्या योगदान रहा? जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अज्ञे एक ऐसे पिता के पुत्र थे जो पुरातत्व विभाग में काम करते थे और उनका जन्म भी वहीं हुआ था जब वो पुरातत्व विभाग के कार्य के अंतर्गत अधिकारी थे उनके पिता। और इसके दौरान वो कई जगहों पर घूमने का उनको मौका भी मिला। वो कई ऐसी जगह पर गए जहां उनको अपनी रचनाओं के लिए काफ़ी कुछ सामग्री मिली। और उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि था इसके बारे में कहीं अपनी माँ के लिए तो उन्होंने लिखा है कि उनकी लेखनी के लिए कोई खास योगदान उनका नहीं रहा, और पारिवारिक जो मूलतः उनका जो पिता का योगदान था उसके बारे में उन्होंने कई जगह जिक्र किया है कि एक माहौल पिता की तरफ से मिला। और वो लेखनी का कार्य, हालांकि उनके पिता लेखन के क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन उनको वो पृष्ठभूमि वहाँ से ज़रूर प्राप्त हुई। एक अकेलापन उनको प्राप्त हुआ पिता के साथ रहते हुए, क्योंकि वो चाहते थे, 8 भाई बहन थे उनके और उनमें कहीं एकांत नहीं था। तो वो जब पिता के साथ होते थे तो उनका कहना था कि मैं रचने के लिए अकेला होना चाहता हूँ। और ये रचना, जैसे उन्होंने यह भी कहा था कि वेदना में लेखन ज़्यादा सक्रिय हो जाता है हमारा, वैसे ही जब हम अकेले होते हैं, हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादा रचनात्मक होता है। तो लेखन के क्षेत्र में उनको ये पृष्ठभूमि ज़रूर सहायक हुई। जी, किरण जी, जैसे उर्वशी जी ने कहा कि वेदना में दृष्टि होती है, तो उसी से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आगे हमेशा ही कहा करते थे कि वेदना में वो शक्ति है कि जो हमें एक अलग तरह की दृष्टि देती है। तो इसमें आप कैसे देखती हैं और इससे हम लोगों को क्या सीखने की ज़रूरत है? वेदना में शक्ति होती है, अज्ञेय का कहना था, वेदना में शक्ति होती है, वेदना में दृष्टि होती है। इन शब्दों के माध्यम से वो एक कहना भी चाहते थे और हम भी इस बात को समझते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि हमारा मन बहुत दुखी होता है, हम बहुत अवसाद में होते हैं, हम बहुत संतप्त होते हैं किसी भी कारण से, दुख से, तो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए लेखनी से अच्छा कोई माध्यम हमें नहीं मिलता। और कविताएं प्रस्फुटित होती ही हैं दुख से, वेदना से प्रायः। इसलिए कहा भी है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगी गान। ये कहा है कि यानी आह से जो गीत निकलते हैं, दुख और संतप्त के, दुख से जब हम बहुत, हमारा मन संतप्त रहता है, उस वक्त जो शब्द हमारे अंदर से जो प्रस्फुटित होते हैं, उनसे जो कविताएं बनती हैं, वो बरबस ज़बरदस्ती हम प्रयास करके कविता नहीं लिखते हैं, सायास नहीं लिखते, अनायास वो कविताएं आती हैं। तो इसलिए अज्ञेय ने कहा था कि वेदना से हमें दृष्टि मिलती है, वेदना से हमें शक्ति मिलती है। हम जब बहुत खुश होते हैं तो अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारे माध्यम होते हैं, हम बहुत तरह से अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो प्रायः हम अकेले रहना चाहते हैं, प्रायः हम एकांत पसंद करते हैं। और अज्ञेय जो थे वो बहुत एकांत प्रिय थे, वो समाजोन्मुखी नहीं थे। ऐसा कई बार उन्होंने स्वीकार भी किया है कि जब भी मुझे कहीं जाना होता था स्वागत समारोहों में, या जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, समाज में हमें जाना पड़ता था, तो वहाँ से जब मैं वापस आता था तो मैं बहुत अपने आप को पीड़ित महसूस करता था। वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के स्वामी थे अज्ञेय, और जो अंतर्मुखी होता है वो अपनी बातें शब्दों के माध्यम से मतलब कह नहीं पाता, लिखने में वो ज़्यादा बेहतर अनुभव करता है और ज़्यादा सही चीज़ें वो उभर कर आती हैं कविता के माध्यम से। जी, उर्वशी जी, जैसे किरण जी ने कहा कि अज्ञेय जो थे एकांतवादी थे, तो जैसे उनकी अगर कविताओं की यात्रा को देखा जाए, या कवि के तौर पे उनकी यात्रा अकेलेपन की यात्रा है, लेकिन धीरे धीरे वे समाज की ओर मुड़ जाते हैं, तो इसकी क्या विशेषता है? शुरुआत में जैसे उनकी रचनाओं को आप देखते हैं कि हर व्यक्ति जो होता है, आमतौर पे हर व्यक्ति की पहचान होती है कि हम आत्म केंद्रित होते हैं। बचपन में जब हम कविताएं लिखते हैं तो वो हमारे आसपास की या तो माँ पर लिखते हैं, बारिश पर लिखते हैं, विद्यालय पर लिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो समाज से हमारा जुड़ाव बढ़ता है। वैसे ही अज्ञेय की जो रचनाएँ हैं, उन्होंने भी शुरुआत में, जैसे वो छायावाद के काल में उन्होंने लिखा है कि पहली कविता मैं 1927 में मैंने लिखी, तो उस वक्त वो महाविद्यालय में थे। तो महाविद्यालय में जब थे तो हमारा एक अलग व्यक्तित्व होता है,
तो अज्ञे भी उसी के अनुसार रचनाएं रच रहे थे। छायावाद का माहौल था, उनके भीतर भी कहीं ना कहीं वो छायावादी पन जो था वो पनप रहा था। लेकिन जब वो परिचित हुए, जब उनकी रचनाएं धीरे धीरे जब परिपक्व हुई, तो वो समाज से जुड़ने लगे। और समाज से जुड़ने का ही नतीजा रहा कि उन्होंने जब जेल भी गए, वो उसके क्रांति भी की उन्होंने, और सेना में भी वो गए। तो इन सभी चीज़ों का एक मिश्रण जो पैदा हुआ वो इस तरह हुआ कि फिर रचनाएं उनकी परिपक्व हुई, और परिपक्वता की ही निशानी रही कि वो समाज की ओर जाने लगे। समाज की ओर उनकी जब कविताएं गई या उनका साहित्य जब रचा जाने लगा, वो समाज की ओर उन्मुख हुआ। व्यक्तित्व अपना उनका था जो धीरे धीरे विस्तार पा रहा था, वो रचनाओं में दिख रहा था। जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जैसे उनका नाम इतना भारी भरकम था, तो क्या कहा जा सकता है कि उनका व्यक्तित्व भी उतना ही भारी भरकम था? बिल्कुल, उनकी जब रचनाओं को हम देखते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि उनका नाम जितना भारी भरकम है, उतना ही भारी भरकम वो साहित्य भी रच रहे थे। आप शेखर एक जीवनी को पढ़ें, उसमें कितनी तरह की नई चीज़ें आपको 1941 में उन्होंने दे दी। वो रचना जो आप पढ़ेंगे शेखर एक जीवनी का भाग 1 और भाग 2 दोनों, उसमें जब उन्होंने उस वक्त लिखा, वो उस वक्त की लेखनी के लिए बहुत आगे की चीज़ थी। वो स्वीकार करना, और कहीं ना कहीं वो शेखर है, वो अज्ञे हैं। वो खुद स्वीकार करते हैं कि मैंने जो जेल में बिताई, वो एक रात की बस वो जितनी अनुभूति मेरे भीतर आई, बस उसी को मैंने इसमें रच डाला है। तो ये जो अनुभूति उनके भीतर उत्पन्न हुई थी, वह उनके विराट व्यक्तित्व को ही दर्शाता है कि व्यक्ति स्वीकार करे अपने आत्मबोध को, व्यक्ति स्वीकार करे अपनी आत्मग्लानि को भी। और वो शुरुआत ही होता है, आप उपन्यास का देखेंगे, शुरुआत है फांसी शब्द से। और दूसरा एक जब बोलते हैं, वो शुरुआत करते हैं शशि सबसे पहले तुम। तो ये दोनों ही जो आप देखेंगे, इन दोनों ही पद विन्यास जो हैं उनमें बहुत कुछ छुपा है। जब आप एक आलोचक की नज़र से उसको देखें तो आपको लगेगा अज्ञे के इन शब्दों में बहुत कुछ छुपा है, जिनको हम उनकी विराटता से जोड़ सकते हैं। जी, शेखर एक जीवनी की जैसे अभी आपने सार में बताया, तो उसकी विशेषता क्या है और इसकी विधा क्या है? और उस वक्त जब अज्ञे ने लिखा था तो इस पर बहुत सारी चर्चाएँ भी हुई थी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, ये तो जैसे मैंने कही रही हूँ कि ये उपन्यास है, हालांकि उसके नाम में जीवनी लिखा है। जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा में लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि ये आत्मकथा आपको नाम से लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आत्मकथा नहीं है, वो उपन्यास है। वैसे ही शेखर एक जीवनी भी उपन्यास है। हालांकि कहा जाता है कि जब लेखक रचता है, बहुत ज़्यादा रचता है, तो वो अपने व्यक्तित्व को अपने कलाकारों से, जो उसके पात्र हैं, उनसे थोड़ा दूर करता जाता है। लेकिन जब महान रचनाएं जो रची जाती हैं ना, तो उनमें कहीं ना कहीं लेखक भी झांक रहा होता है। और यहाँ अज्ञे ने चूँकि खुद ही स्वीकार किया है भूमिका में कि ये शेखर कहीं ना कहीं मैं हूँ। तो अज्ञे जो है उसमें आप उसमें जब देखेंगे पात्रों को, तो बाद में इस बात को लेकर के विवाद हुआ भी था कि उनकी मौसेरी बहन है शशि। हालांकि कहीं भी उसमें दैहिक प्रेम का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने कयास लगाया और फिर उस पर काफ़ी विवाद उत्पन्न हुए कि कोई अपनी मौसेरी बहन के साथ प्रेम संबंध कैसे रख सकता है। लेकिन जब रचना उन्होंने रची तो कहीं ना कहीं वो इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हमारा जो मानसिक जो अवस्था है, वो एक अवस्था वैसी भी हो सकती है जैसा मैं इसमें उपन्यास में दिखलाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी पूरी सच्चाई खोलकर ही शेखर एक जीवनी के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाई जी, है। बिल्कुल। किरण जी, जैसे हरी घास में क्षण भर जो अज्ञे की कविता है, तो इसमें अज्ञे ने किसका महत्व बताया और इस कविता के माध्यम से वे हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? अज्ञे ने जो कविताएं रची हैं राखी जी, वो प्रकृति से बहुत निकटता रखती हैं। चाहे वो हरी घास पर क्षण भर हो, या यह दीप अकेला जो है, पंक्ति दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा। तो ये जितनी भी कविताएं हैं इनकी, अज्ञे के दो व्यक्तित्व आपको दिखेंगे। कविताओं में उनका अलग व्यक्तित्व है और उपन्यासों में या कहानियों में हम उनके व्यक्तित्व के दूसरे पक्ष को देखते हैं। कविताओं में उनका व्यक्तित्व जहाँ बहिर्मुखी है, वो उपन्यासों और कथाओं में वो अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो हरी घास पर क्षण भर जो कविता उन्होंने रची है, इस कविता में वो प्रकृति के सानिध्य की बात करते हैं। यानी वो महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हम प्रकृति से बहुत दूर जा रहे हैं। आज उस वक्त के जीवन को वो देख रहे होते हैं अज्ञे, और वो कहते हैं कि घास जो एकदम प्रकृति से, जमीन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो तो व्यक्ति को भी अपना व्यक्तित्व
चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, उसे हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अगर हम अपने व्यक्तित्व के इस पक्ष को खो देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने अस्तित्व को भी खो देते हैं। हमेशा व्यक्ति को ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए और तब वो आकाश में जितनी भी ऊंचाइयाँ उड़े फिर वापस उसे ज़मीन पर ही आना है। इसलिए प्रकृति की सत्ता को हम कहीं भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अज्ञेय की जितनी भी कविताएं हैं इसमें आप इस चीज़ को देखेंगी, चाहे कितनी नावों में कितनी बार है, वहाँ भी उन्होंने जो है वो सच्चाई को ढूंढने की कोशिश की है, एक अनुभूय सत्य से साक्षात्कार करवाने की कोशिश की है। तो हम कभी भी अपने अस्तित्व को ना भूलें और इस प्रकृति को ना भूलें, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व जो है वो इस प्रकृति पर निर्भर है। हमारा अस्तित्व प्रकृति पर है, प्रकृति का अस्तित्व हम पर निर्भर नहीं है। अगर हम इसको भूलकर आगे बढ़ते हैं तो फिर हम औंधे मुंह गिरेंगे, ऐसा अज्ञेय मानते हैं। उनकी कविता जो है हरी घास पर क्षण भर की बात आपने की, आप कितनी नावों में कितनी बार देखिए, आप आंगन के पार द्वार को देखिए, तो इन सारी कविताओं में अज्ञेय कहना वही चाहते हैं कि आप आंगन के पार द्वार, द्वार के पार आंगन। उनकी कविता में ये पंक्ति है, यानी कि आप आंगन की मिट्टी से भी खुद को अलग नहीं कर सकते। और कितनी नावों में कितनी बार को भी अगर आप देखेंगी तो वहाँ भी वो यही कहते हैं कि अगर हम सत्य की खोज करते हैं तो तर्कों पर आधारित सत्य, चूँकि अज्ञेय जो थे उन्होंने यायावरी जीवन जिया, वो एक जगह कहीं बंद कर नहीं रहते थे, घुमक्कड़ जीवन जीते थे। तो उनके कविताओं में आप खुद देखेंगे इस चीज़ को कि उन्होंने हर जगह सत्य को खोजने की कोशिश की, सत्य की तलाश की, और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि पाश्चात्य देशों में जो सत्य का स्वरूप है वो तर्कों पर आधारित है, वहाँ प्रकृति कहीं नहीं है। और हमारा भारतीय दर्शन जो है वो सत्य को तर्कों से नहीं, वो हृदय से सत्य को महसूस करता है, तर्क पर आधारित नहीं है। क्योंकि कई बार तर्क पर आधारित जो सत्य होता है वो बहुत कठोर निर्मम हो जाता है। इसलिए उन्होंने हमेशा प्रकृति से जुड़े रहने की, भारतीय दर्शन से जुड़े रहने की और ज़मीन से जुड़े रहने की बात अपनी कविताओं में की है। जी, उन्होंने रहस्यवादी अनुभूतियाँ भी अपनी कविताओं के विषय बनाए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। रहस्यवादी कविताएं तो हैं अज्ञेय की। रहस्यवाद चूँकि छायावाद से ही चला आ रहा था, तो किसी भी कवि पर हम बिल्कुल ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि जो रहस्यवाद है वो अचानक से ख़त्म हो जाएगा। अगर हम छायावाद में देखें तो महादेवी वर्मा की कविताओं में बहुत ज़्यादा रहस्यवाद हमें देखने को मिलता है। तो आंशिक रूप से वो धीरे धीरे प्रगतिवाद में भी जो यथार्थवाद की भूमि पर लिखी गई प्रगतिवादी कविताएं, वहाँ भी आप रहस्यवादी कविताओं को देख सकते हैं, और प्रयोगवादी कविताओं में भी रहस्यवाद के पुट को आप देख सकते हैं। तो रहस्यवाद वही है कि अस्तित्व में हमारा अस्तित्व क्या है, एक अस्तित्व की खोज जो है वो है रहस्यवाद, यानी परमात्मा की खोज, ईश्वर की खोज। तो कविताओं में अज्ञेय, चूँकि मैंने पहले भी कहा कि वो अंतर्मुखी थे, तो कहीं ना कहीं वो ये जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ। इस मैं को कई बार जब तक हम नहीं भूलते हैं तब तक हमारा ईश्वर से साक्षात्कार नहीं होता। तो इसलिए उनकी जो भी कविताएं हैं, अभी मैडम ने बताया असाध्य वीणा की बात, तो उसमें भी असाध्य वीणा में भी अपने अस्तित्व को भुलाकर प्रकृति से साक्षात्कार जब तक हमारा नहीं होता तब तक ईश्वर से हमारा साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो ये रहस्यवाद है अज्ञेय की कविताओं में। असाध्य वीणा को भी आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको ये नजर आएगा रहस्यवाद। उर्वशी जी, जैसे अज्ञेय के एक कवि के रूप में वे बहुत ही सीधे साधे हैं, लेकिन जब वही कहानी और उपन्यास की बात आती है तो उनके जो पात्र है वो पाठकों से सवाल करते हैं और उन्हें जवाब देने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये उनकी लिखने की कौन सी विशेषता है? जब वो उनके खास करके उपन्यासों को जब हम देखते हैं या कहानियों को देखेंगे आप, शरणदाता कहानी है, गैंग्रीन कहानी है जो काफ़ी लोकप्रिय कहानी है, और उपन्यासों में शेखर एक जीवनी है, नदी के द्वीप है, अपने अपने अजनबी है। इन सारे उपन्यासों में आप देखेंगे मनोविश्लेषण जो है वो प्रधान है। तो जब मन का विश्लेषण जहाँ होने लगेगा तो वो कहीं ना कहीं जटिलता तो आएगी ही, क्योंकि हमारा मन, एक मनुष्य का मन जितना जटिल होता है वो उपन्यासों में भी वो झलक रहा है अज्ञेय के उपन्यासों में। और जब कविताएं वो हम देखते हैं तो असाध्य वीणा भी कठिन कविता है, बच्चे जब पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी सवाल होते हैं और इसके रहस्य पर और अस्तित्ववादी दर्शन पर भी काफ़ी सवाल हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि कविताएं बहुत सरल हैं उनकी,
और जैसे कलगी बाजरे की जिक्र किया मैडम ने, तो कलगी बाजरे की कविता वो भी ऐसा नहीं है कि उस एकदम सीधी सादी कविता है। वो जब कह रहे हैं उसमें कि सारे प्रतीक जो हैं वो धुंधले पड़ गए हैं, वो मैले पड़ गए हैं और अब मुझे नए प्रतीकों की ज़रूरत है, नए बिंब चाहिए, नए उपमान चाहिए। वहाँ भी अलग है। अस्तित्ववादी दर्शन जो आप देख रहे हैं इसमें असाध्य वीणा में, वहाँ भी अलग है। और जब उपन्यासों की बात करते हैं तो वह कहीं ना कहीं मनोविश्लेषणवाद जब वहाँ पर हावी हो जाता है, तो इस मनोविश्लेषण की वजह से जो उपन्यास है उनके वो कहीं अलग छिटक जाते हैं और आपको कविताओं से वो अलग दिखते हैं। जी, तो यही उनकी लिखने की विशेषता कही जा सकती है। जी जी, तो किरण जी, जैसे अज्ञेय को एक शब्द में बताना हो तो आप कैसे बोलना चाहेंगे? अज्ञेय को अगर एक शब्द में, अज्ञेय को किन्हीं शब्दों में बांधना तो बहुत मुश्किल है, मैं आपको ये कह दूं। लेकिन अस्तित्ववादी दर्शन के पुरोधा हम उन्हें कह सकते हैं। अज्ञेय को हम बहुत अच्छे मनोविश्लेषणवादी कथाकार, उपन्यासकार कह सकते हैं। नई कविता और प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता कह सकते हैं। और ऐसे इतने बड़े कवि को, इतने बड़े लेखक को एक शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं हम कि अस्तित्ववादी दर्शन के पुरोधा हैं। और अज्ञेय बहुत ही प्रकृति प्रेमी थे, तो क्या उनकी कविताओं में भी देखने को मिलती है? तो इसके क्या कारण थे कि वो प्रकृति से उनका जुड़ाव था? यात्राएं थी या फिर उनको प्रकृति का सानिध्य प्राप्त था? यात्राएं तो थी ही। अज्ञेय ने अपनी ज़िंदगी जो है वो यायावरी जीवन जिया उन्होंने। चाहे वो कश्मीर में उनका जो रहना था उनके पिता के साथ, वहाँ पर भी वो प्रकृति से बहुत नज़दीक रहे और जहाँ भी वो जाते थे, तो ये कहा जा सकता है कि प्रकृति से जुड़े हुए कवि थे। आप लोगों ने अज्ञेय के व्यक्तित्व कृतित्व पे बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी। उम्मीद करती हूँ दर्शक भी इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। और एक चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि अज्ञेय ऐसे साहित्यकार थे जो उन्होंने देखा, जो महसूस किया, चाहे वो प्रेम हो, वेदना हो या प्रकृति की सुंदरता हो, वही अपने पाठकों के समक्ष रखा और यही चीज़ें उन्हें अन्य साहित्यकारों से अलग करती है। कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे के कार्यक्रमों के लिए बने रहे आप दूरदर्शन के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।